हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। क्योंकि आज का सेशन एमसीक्यूज को डेडिकेटेड है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी यूनिवर्सिटी इस बार एमसीक्यूज पैटर्न पे यूजी के सारे ही सेमेस्टर एग्जाम्स कराने वाली है। अब हमको अपने आप को तैयार करना है एमसीक्यूज के लिए, और एमसीक्यूज के लिए तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका है आपको एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई करना। अगर आप एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई करते हैं, हर क्वेश्चन में, हर पैराग्राफ में ये देखते हैं कि कहां से एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन होती है और आपका मार्क्स कम से कम 9.5 से जीपीए तक आता है अगर आप इस एनालिटिकल अप्रोच से पढ़ाई करते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जाना एग्जाम में है और देना है परीक्षा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ दें, आप केवल एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करें। इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको एग्जाम के लिए भी तैयार होना है और एट द सेम टाइम आपको अपने करियर के लिए भी अपने आप को तैयार करना है। तो इन दोनों के लिए आप अपने आप को तैयार कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आपका सारथी लॉन्च किया जा चुका है, सारथी फॉर थर्ड सेमेस्टर, जहां पे आप बिल्कुल मिनिमम फीस में, इतना मिनिमम की बता नहीं सकते हैं, बहुत मिनिमम फीस, मतलब उतने में तो आप कई बार अपने यूनिवर्सिटी का जो फीस होता है लगभग 27-28 होता है, उतने में आप 10-15 बार से अधिक आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं। बस इतनी प्राइस में आपको, इतने कम प्राइस में आपको दिया जा रहा है सारथी। तो जाइए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए और मात्र 200 रुपए में सारथी को ज्वाइन करिए और बनाइए अपने सेमेस्टर की जर्नी को सबसे बेहतरीन जर्नी और सबसे यादगार जर्नी। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके एमसीक्यूज। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कहां से एमसीक्यूज बनने की पॉसिबिलिटी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। और ये जो सेशन है वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी में भी डिस्कशन करेंगे और इंग्लिश में भी डिस्कशन करेंगे। आपको पता होगा मैक्सिमम जो हमारे सेशंस होते हैं, भले ही कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन हमारा जो लैंग्वेज होता है वो बाइलिंगुअल है हमेशा से। हम आपको हिंदी में भी भली भांति समझाते हैं और इंग्लिश में भी एज पर द रिक्वायरमेंट, जिस प्रकार से आपको समझ में आए, समझाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन। पूछा गया कि जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, यानी अनुबंध का जो कानून है, वो कैसा कानून है? इज द होल लॉ ऑफ ऑब्लिगेशन, या फिर इज द होल लॉ ऑफ एग्रीमेंट्स, या फिर डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट, या फिर डील्स विद सोशल एग्रीमेंट्स। हिंदी में अनुबंध का कानून दायित्वों का पूरा कानून है, समझौतों का पूरा कानून है, केवल ऐसे कानूनी दायित्व से संबंधित है जो समझौते से उत्पन्न होता है या फिर सामाजिक समझौते से संबंधित है। तो आपको पता होगा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो केवल ऐसे ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें ऐसे एग्रीमेंट से रिलेटेड होता है जिसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होता है, यानी ऐसा समझौता जिससे कोई वैधानिक या फिर कानूनी दायित्व उत्पन्न हो, उसी से आपका लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संबंधित होता है। क्योंकि लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सोशल एग्रीमेंट्स की बात नहीं करता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट्स की बात नहीं करता है, क्योंकि एग्रीमेंट्स लीगल भी हो सकते हैं, इन्फोर्सेबल भी हो सकते हैं, अनइन्फोर्सेबल भी हो सकते हैं, इलीगल भी हो सकते हैं, वॉइड भी हो सकते हैं। जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो केवल और केवल लीगल एग्रीमेंट से, इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट से डील करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच अराइज फ्रॉम एन एग्रीमेंट। यानी जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो केवल ऐसे एग्रीमेंट से डील करता है जिससे कोई सोशल ऑब्लिगेशन अराइज हो, केवल ऐसे समझौतों से ये डील करता है जिन समझौतों की वजह से कानूनी दायित्व उत्पन्न होता है। यानी ऐसा कोई समझौता जिससे कोई कानूनी दायित्व उत्पन्न होगा, उसी समझौते की बात लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सोशल एग्रीमेंट्स आर, सामाजिक समझौते होते हैं अदालत में प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, बी नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स यानी अदालतों में लागू करने योग्य नहीं, सी सब्जेक्ट टू लीगल ऑब्लिगेशंस यानी कानूनी दायित्वों के अधीन, या फिर मेड बाय सोशल वर्कर्स यानी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बनाया गया। तो बताइए सोशल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? तो हमने आपको बताया था कि कई प्रकार के एग्रीमेंट्स होते हैं। एक होता है लीगल एग्रीमेंट, एक होता है सोशल एग्रीमेंट, एक होता है रिलीजियस एग्रीमेंट। लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम केवल लीगल एग्रीमेंट से डील करते हैं, ना ही सोशल एग्रीमेंट से डील करते हैं, ना ही
रिलीजियस एग्रीमेंट से डील करते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि सोशल एग्रीमेंट क्या कोर्ट में इन्फोर्सेबल होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस के अधीन होते हैं, या फिर सोशल वर्कर्स के द्वारा बनाए जाते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं वो कभी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते हैं। Point to be noted, social agreements are not enforceable in the court of law because they cannot be transformed into contract. ऐसे एग्रीमेंट जिनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट में, केवल वही एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल होते हैं इन द कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन ऐसा एग्रीमेंट जो आप कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील ही नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम इन्फोर्सेबल कैसे कर देंगे कोर्ट ऑफ लॉ में? यानी ऐसा जो सोशल एग्रीमेंट होता है वो अदालतों में लागू करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि अदालतों में लागू करने योग्य हमेशा कानूनी समझौता होता है, वैधानिक समझौता होता है। अगला है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स आर नॉट एग्रीमेंट्स, डू नॉट हैव लीगल ऑब्लिगेशंस, शुड बी इन राइटिंग। हिंदी में सभी अनुबंध समझौते होते हैं, समझौते नहीं होते हैं, कानूनी दायित्व नहीं है, या फिर लिखित रूप में होना चाहिए। तो आपको बताया था हमने, सबसे पहले ऑफर दिया जाता है, फिर ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है, और ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर एग्रीमेंट बन जाता है, और उसी एग्रीमेंट को जब लीगली इन्फोर्सेबल कर दिया जाता है तो वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि क्या सारे एग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं? तो बिल्कुल हाँ, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले एग्रीमेंट होते हैं, और एग्रीमेंट होने से पहले भी एक्सेप्टेंस होता है, और एक्सेप्टेंस होने से पहले भी ऑफर होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका हो जाएगा आंसर, सभी अनुबंध क्या होते हैं? सभी अनुबंध समझौते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। अगला है, ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज दैट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध बनाने वाले पक्षों के बीच दायित्व को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन बिटवीन पार्टीज टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, यानी कौन सा ऑब्लिगेशन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते समय अराइज होता है पार्टीज के बीच में? आर ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस आर लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच स्प्रिंग फ्रॉम एग्रीमेंट्स, या फिर आर नॉट वॉलेंटरी इन नेचर। अनुबंध बनाने वाले पक्षों के बीच दायित्व सभी प्रकार के दायित्व हैं, कानूनी दायित्व हैं जो समझौते से उत्पन्न होते हैं या फिर प्रकृति में स्वैच्छिक नहीं है। तो इसका भी आंसर बड़ा ही सिंपल सा है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट से हमेशा लीगल ऑब्लिगेशंस अराइज होते हैं। हमने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं कि ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज दैट फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट आर लीगल ऑब्लिगेशंस व्हिच स्प्रिंग फ्रॉम एग्रीमेंट। यानी जो ऑब्लिगेशन पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय अराइज होता है, वो एग्रीमेंट कौन सा एग्रीमेंट होता है, वो ऑब्लिगेशन कौन सा ऑब्लिगेशन होता है? तो वो होता है आपका लीगल ऑब्लिगेशन, वो होता है आपका कानूनी दायित्व। ठीक है, चलिए अगला है, अ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट which is enforceable by law, which is not enforceable by law, which creates social obligation, या फिर which is in writing। तो बताइए, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एन एग्रीमेंट, किस एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? क्वेश्चन ही पूछा गया कि कौन से एग्रीमेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? ऐसा एग्रीमेंट जो कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल है, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल नहीं है, या फिर ऐसा एग्रीमेंट जो सोशल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, या फिर ऐसा एग्रीमेंट जो रिटन फॉर्म में बनाया गया है। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है इसका। एक अनुबंध का अर्थ है एक समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य हो, जो कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं हो, जो सामाजिक दायित्व बनाता है, या फिर जो लिखित में है। तो ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल होता है बाय लॉ, उसी एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील कर सकते हैं। यानी ऐसा समझौता जो कानून द्वारा लागू करने योग्य होता है, उसी को हम अनुबंध कह सकते हैं, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, अगला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ दे आर नॉट अवॉइडेड, आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, कैन बी इन्फोर्स्ड इफ द कोर्ट डायरेक्ट, कैन बी इन्फोर्स्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट और गवर्नमेंट। अब यहाँ पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात की जा रही है। तो हमने आपको बताया था वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें किसी एक पार्टी के पास ये ऐसा ऑप्शन होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को वो
अवॉइड भी कर सकता है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता तो है लेकिन वो अवॉइड किया जा सकता है। दैट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ बट इट कैन बी अवॉइडेड बाय एनी वन पार्टी। मतलब इसमें से कोई एक पार्टी में से के पास ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट को नजरअंदाज कर सकते हैं, उसको हम वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो रद्द करने योग्य अनुबंध क्या होता है? ऐसा अनुबंध जो कानून द्वारा लागू करने योग्य तो है लेकिन उन्हें टाला नहीं जाता है। बाय लॉ इफ दे आर नॉट अवॉइडेड, मतलब यहां पे हिंदी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगेगा। कानून द्वारा लागू करने योग्य है यदि उन्हें टाला नहीं जाता है तो, यानी ये कहा जा रहा है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल बाय लॉ तब होगा जब उसको आप कानून द्वारा टाल नहीं रहे। टालने का मतलब ये, यदि आप उसको अवॉइड नहीं कर रहे हैं तब जाके आपका जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं लीगली, अगर आप उसको अवॉइड कर रहे हैं तो फिर वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए, द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, समझौते की शर्तें, मस्ट बी सर्टेन, मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेड सर्टेन, अनएम्बिगुअस एंड क्लियर, या फिर ऑल ऑफ दिस। समझौते की शर्तें निश्चित होनी चाहिए, निश्चित करने में सक्षम होना चाहिए, असंदिग्ध और स्पष्ट होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो हमने आपको बताया था कि एग्रीमेंट जब आप कर रहे हैं तो आपका एग्रीमेंट अनएम्बिगुअस क्लियर होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट सर्टेन होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट निश्चित करने में सक्षम होना चाहिए, यानी मस्ट बी कैपेबल ऑफ सर्टेन होना चाहिए। यानी आप एग्रीमेंट में जो भी बात कहेंगे 100% क्लियरिटी के साथ, 100% सर्टेनिटी के साथ कहेंगे। कोई एम्बिगुअस, कोई अनक्लियर बात अगर आप अपने एग्रीमेंट में रखते हैं तो एग्रीमेंट सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। एग्रीमेंट के जो टर्म्स होने चाहिए वो सर्टेन भी होने चाहिए, यानी वो निश्चित भी होने चाहिए, वो निश्चित करने में सक्षम भी होने चाहिए, वो असंदिग्ध भी होने चाहिए और स्पष्ट भी होने चाहिए। अगला है ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स, यानी सभी अवैध समझौते आर नॉट वॉइड, शून्य नहीं है, आर नॉट वॉइड एब इनिशियो, यानी प्रारंभ से ही शून्य नहीं है, या फिर आर वॉइड यानी शून्य है, या फिर उपरोक्त में से सभी कोई नहीं। इलीगल एग्रीमेंट्स यानी ऐसे एग्रीमेंट जो कानून के अगेंस्ट बनाए गए, जो कानून के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हुए बनाए गए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पैनल कोड का या फिर किसी भी लॉ के खिलाफ है, एंड इवन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के खिलाफ है, उन एग्रीमेंट्स को हम इलीगल एग्रीमेंट्स कहते हैं। और इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। क्या होते हैं? इलीगल एग्रीमेंट्स हमेशा वॉइड होते हैं, शून्य होते हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स को परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और वो इलीगल एग्रीमेंट्स बनाने ही नहीं चाहिए आपको, क्योंकि उसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, वो वॉइड है। अगला है अवॉइड एग्रीमेंट, यानी एक शून्य समझौता इज इलीगल यानी अवैध है, इज नॉट वॉइड एब इनिशियो यानी प्रारंभ से ही शून्य नहीं है, मे और मे नॉट बी इलीगल यानी अवैध हो भी सकता है और नहीं भी, नन ऑफ दिस। तो जरूरी नहीं है कि वॉइड एग्रीमेंट हमेशा इलीगल ही हो। एग्रीमेंट वॉइड कई सारे रीजंस की वजह से हो सकता है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो सकता है कि एग्रीमेंट में जो एक पार्टी है वो पार्टी ही मर गई है, हो सकता है कि हम कंसीडरेशन जो देने वाले वो कंसीडरेशन ही खत्म हो गया हो। यानी एग्रीमेंट्स के वॉइड होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, केवल लीगल इलीगल एग्रीमेंट इसका कारण हो ऐसा नहीं है। यानी जो वॉइड एग्रीमेंट है वो इलीगल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अवॉइड एग्रीमेंट मे बी इलीगल और मे नॉट बी इलीगल। अगला देखते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज फॉर्म पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दिस स्टेटमेंट इज, पार्टियों के बीच सभी प्रकार के दायित्व अनुबंध का हिस्सा बनते हैं। यह कथन डैश है। बताइए, जितने भी प्रकार के ऑब्लिगेशंस होते हैं, बड़ा ही गलत आंसर क्वेश्चन ही दिया गया है। जितने भी प्रकार के ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या सभी ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट बनता है? तो आंसर है बिग नो, क्योंकि सारे ऑब्लिगेशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट केवल लीगल ऑब्लिगेशंस की वजह से बनता है, कॉन्ट्रैक्ट सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं बनता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलीजियस ऑब्लिगेशन की वजह से नहीं बनता है। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा बनेगा आपका लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से। यानी ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है,
क्योंकि पार्टियों के बीच सभी प्रकार के दायित्व अनुबंध का हिस्सा नहीं बनते हैं। केवल कानूनी दायित्व यानी ऐसे दायित्व जो वैधानिक हैं, उन्हीं दायित्वों की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, एक अनुबंध बन सकता है। सभी प्रकार के दायित्वों की वजह से अनुबंध नहीं बन सकता है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम आगे के टॉपिक्स को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं कि सारे एमसीक्यूज आपको मिले बाइलिंगुअल तरीके से, मतलब आप चाहे हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के हो, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा में सदैव हाजिर है आपका सारथी, आपके सेमेस्टर एग्जाम को बेहतर बनाने के लिए, आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपके ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी चाहते हैं अपने सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन बनाना, तो जुड़ सकते हैं आप सारथी से। डाउनलोड करिए हमारे टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को और वहां से ज्वाइन करिए सारथी और बनाइए अपनी सेमेस्टर की जर्नी को बेहतरीन।